दूर तक फैली मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में मौजूद है प्लेनेट अर्थ, जो घर है अनगिनत क्रिएचर्स का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, दरख्तों से लेकर पौधों तक और मछलियों से लेकर जरासीमों तक का। दिखने में सब कितने अलग नजर आते हैं, अपने साइज में, अपनी शेप में और अपने बिहेवियर में भी। लेकिन हैरत की बात है कि ये सब क्रिएचर्स एक दूसरे से इतने अलग नजर आने के बावजूद भी अपने काम करने और जिंदा रहने के अंदाज में एक दूसरे से कमाल की रिसेम्बलेंस शो करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सब जानवर जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, एनर्जी के लिए खाना खाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। आल्दो इन सबके काम करने के अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन प्रोसेसेस तकरीबन एक ही जैसे हैं। तो फिर एक सवाल जहन में आता है कि ज़िंदगी की ये कमाल की अफजाइश हो कैसे रही है और कर कौन रहा है ना सोचने वाली बात। तो इसका आंसर है इन सब के अपने अंदर मौजूद ही एक नया प्लेनेट, द फिजियोलॉजी विला, वो असल मैकेनिक प्लेनेट जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर नजर आने वाली इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी डाइवर्स लाइफ के काम करने के अंदाज को समझाता है। एक ऐसा अनडिस्कवर्ड प्लेनेट जो लाइफ की सर्वाइवल को बनाए पॉसिबल। तो फिर क्या ख्याल है, चलें इस फिजियोलॉजी विला को एक्सप्लोर करने के सफर पर। दी फिजियोलॉजी। वर्ड फिजियोलॉजी बेसिकली टू ग्रीक वर्ड्स फिजिसिस एंड लोगिया से मिलकर बना है। फिजिसिस मतलब नेचर या ओरिजिन, कोई भी चीज़ किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से एक्ट करती है, उसकी नेचर क्या है, उसे हम कहेंगे फिजिसिस। एंड लोगिया, हमें पता है लोगोस, स्टडी या साइंस का नाम है लोगिया। तो फिजियोलॉजी क्या होगा कि कोई भी चीज़ किस तरीके से एक्ट करती है, किस तरीके से काम करती है, उसकी नेचर क्या है, उसकी स्टडी का नाम है फिजियोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। आप जहाँ कहीं पे देखें ना कि फंक्शनिंग की बात हो रही है और स्पेसिफिकली बायोलॉजी के केस में, ह्यूमन के केस में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में बात हो रही है, तो इसका मतलब फिजियोलॉजी की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रेन की फिजियोलॉजी कि एक ब्रेन किस तरीके से काम करता है, एक बिहेवियर की फिजियोलॉजी कि एक बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, इवन एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से एक्ट करता है, वो होगी उसकी फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है कि कोई भी चीज़ किस तरीके से काम करती है, उसकी स्टडी का नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के एज ए मेडिकल डिसिप्लिन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं। हमें पता है कि ह्यूमन नेचर बहुत क्यूरियस है और जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, ह्यूमन बींग्स कॉन्टिन्यूसली डिस्कवरीज और इन्वेंशन करते आए हैं। यही वजह है कि फिजियोलॉजी की स्टडी अपने आप को एंशियंट टाइम से डेट बैक्स करती हुई आ रही है और अभी तक जितना हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक एंशियंट इंडिया और इजिप्ट ने हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है फिजियोलॉजी की स्टडी का। लेकिन ये उस तरह की स्टडी नहीं थी जिसने सभी हम इसको बायोलॉजी के केस में स्टडी करते हैं, बल्कि वो लोग इसको फिलॉसफी के साथ रिलेट किया करते थे, नेचर के साथ रिलेट किया करते थे। तभी तो इसका नाम फिजिसिस पड़ा, मतलब नेचर पड़ा। लेकिन इसको एज ए मेडिकल डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज करवाने वाला फर्स्ट शख्स था हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स, जिसे हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, वो फर्स्ट शख्स था जिसने ह्यूमन बायोलॉजी की, मेडिसिन की बुनियाद रखी थी। अगर आप हिप्पोक्रेट्स को मेडिसिन से निकाल दें तो हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी को स्टार्ट करने की कोई बेसिस नहीं बचेंगी। ये वो फर्स्ट शख्स था जिसने अपनी 4 ह्यूमर थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसने कहा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जारी बात है उस टाइम वो ह्यूमन की बात कर रहा होगा, कि एक ह्यूमन बींग में 4 फ्लूइड्स होते हैं, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, बलगम एंड ब्लड। उसने कहा कि इन 4 फ्लूइड्स में से किसी एक में भी कोई इम्बैलेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से हमें डिजीज़ होगी। लेकिन ये थ्योरी थी। लेटर ऑन क्लॉडियस गैनिलस, जिसे हम गैलन भी कहते हैं, उसने एडीज़ में आके हिप्पोक्रेट्स की थ्योरीज के ऊपर काम किया और एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने देखा कि हिप्पोक्रेट वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक कहता था, उसकी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। और वहाँ से हमारे पास बुनियाद पड़ी फिर एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी की। आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेरिमेंट्स होना स्टार्ट हो गए और 16वीं सेंचुरी में जाकर जीन फर्नल, उसने एज ए टर्म, एज ए ब्रांच ऑफ साइंस इसको डिवाइस करवाया। फिजियोलॉजी को एज ए टर्म उसने इंट्रोड्यूस करवाया और उसने कहा द स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसने फिजियोलॉजी को एज ए ब्रांच ऑफ साइंस रिकोगनाइज करवाया। जब एज ए ब्रांच ऑफ साइंस वो रिकोगनाइज हो गई तो उसके ऊपर काम होना भी स्टार्ट हो गया और देखा गया कि कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ फंक्शंस सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। जिस तरह से अभी हमने स्टार्ट में बात की कि सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, आल्दो उनके सांस लेने के मैकेनिज्म बिल्कुल अलग अलग हैं। एक प्लांट अलग तरीके से सांस लेता है, एक एनिमल अलग तरीके से सांस लेता है, लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई होते थे। और वहाँ से हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट आया जनरल फिजियोलॉजी का। आहिस्ता आहिस्ता क्यूरोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, मेडिकल नेसेसिटीज़ बढ़ना स्टार्ट हो गई, इवन इकोनॉमिक इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और टेक्निक डिवेलप होना स्टार्ट हो गए।
जो फिज़िकल साइंसेस को हमारी फिजियोलॉजिकल साइंसेस के साथ रिलेट करते थे, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की नहीं, पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी के साथ रिलेट करते थे, ताकि देखा जाए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले प्रोसेस और मैकेनिज्म किस तरीके से काम करते हैं, और हम उसको इकोनॉमिकली ह्यूमन के लिए, वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। तब से लेकर अब तक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, और नॉट नो कि आगे हमें और क्या क्या कुछ पता चलने वाला है। तो फिर हम अब चलते हैं अपने फिजियोलॉजी को टेक्निकली एक्सप्लोर करने के सफ़र पर। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो फंक्शंस और प्रोसेसेस के अराउंड काम करती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले फंक्शंस या मैकेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी का नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी उन तमाम फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करती है जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लाइफ को ओरिजिनेट करवाते हैं, उसकी डेवलपमेंट करवाते हैं, उसकी प्रोग्रेशन करवाते हैं। वो सब के सब फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी स्टडी का नाम है फिजियोलॉजी। तो क्या फिजियोलॉजी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही एक्ट करती है, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी काम करती है? कोई ऐसा एनिमल या कोई ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर फिजियोलॉजी की स्टडी अपने आप को अप्लाई करती है? जी हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग बॉडी हो, उसके ऊपर फिजियोलॉजी की स्टडी अप्लाई होती है। चाहे वो कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, इवन कोई माइक्रोब ही क्यों ना हो, एक बैक्टीरिया, एक वायरस, उसके ऊपर फिजियोलॉजी की स्टडी अप्लाई होती है। और फिर वहाँ पर भी कितनी होती है? एक सेलुलर लेवल के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर और आयनिक फंक्शंस हो रहे होते हैं ना, वहाँ से लेकर एक पूरे का पूरा बिहेवियर किस तरीके से एक्ट करता है, एक पूरा का पूरा बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, फिर वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उस सब की स्टडी को देखती है फिजियोलॉजी। मतलब एक सेल से लेकर एक पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग और फिर इन्वायरमेंट तक की स्टडी कौन करती है? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के क्या गोल्स हैं? फिजियोलॉजी सबसे पहले हमें ये बताता है कि किस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। अपने अलग अलग लेवल पर ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के बाद वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन इफेक्ट देती हैं, एक सिनर्जेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ताकि एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक से काम कर सके। मतलब सेलुलर लेवल से लेकर एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म लेवल तक को कौन देखता है? फिजियोलॉजी देखती है। इसका मतलब है कि फिजियोलॉजी की स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेबल भी होगी, लेकिन कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं? सबसे पहले तो फिजियोलॉजी की स्टडी हमें पता है मेडिकल साइंसेस की बेसिस है। जब तक हमें नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं किसी चीज़ की पता होगी, हम किस तरीके से डिजीज़ को देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ किस तरीके से नॉर्मल अदर देन नॉर्मल रिएक्ट करेगी। तो मेडिकल साइंसेस की सारी फाउंडेशन ही हमारी फिजियोलॉजी पे बेस करती हैं। फिजियोलॉजी असल में देखती है कि किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बॉडी हेल्थ और डिजीज़ में काम करती है। जब हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि डिजीज़ में किस तरीके से काम करती है, तो उससे क्या होगा? हमारी हेल्थ केयर इम्प्रूव होगी, ऐसी डेवलपमेंट होगी उन चीज़ों की, उन ट्रीटमेंट्स की जो इंसानों के लिए हेल्पफुल होंगे, इवन एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होंगे। हमारी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ को रिफाइन करती है, इवन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाती है जो एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक नीड के मुताबिक होती हैं। तो फिजियोलॉजी हमारे पूरे के पूरे और इतनी डाइवर्स फील्ड को एक साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमने इसको कुछ सब डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम टेक्सोनॉमी की बेस पर देखें तो हमने इसको डिवाइड किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में और वायरल फिजियोलॉजी में। और अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आएँ तो एक सेलुलर फिजियोलॉजी के एक सेल किस तरीके से काम करता है, मोलिकुलर फिजियोलॉजी के एक मॉलिक्यूल किस तरीके से काम करता है, सिस्टम्स की फिजियोलॉजी के सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से काम करता है, वो गई ऑर्गेनिजनल फिजियोलॉजी। और एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटिव, पूरे के पूरे कंबाइंड इन्वायरमेंट, एक पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, वो गई इंटीग्रेटिव फिजियोलॉजी। अब क्योंकि टाइम टू टाइम ये बहुत ज़्यादा वास्ट डिसिप्लिन है, तो इसके अंदर से बहुत सारी डिसिप्लिन और भी वर्ल्ड में हैं। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी, मतलब कि भी डिजीज़ किस तरीके से काम करती है, वो उसकी स्टडी है पैथोफिजियोलॉजी। फार्माकोलॉजी कि ड्रग का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, जब हम ड्रग खाते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है, वो होगी फार्माकोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कि एक इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, वो इम्यूनोलॉजी होगी। माइक्रोबायोलॉजी, एक माइक्रोब किस तरीके से काम करता है, एक बैक्टीरिया किस तरीके से काम करेगा, एक वायरस किस तरीके से काम करेगा, वो उसकी स्टडी। इवन बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो चलने वाले केमिकल प्रोसेसेस हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस हैं, उनकी स्टडी भी क्या होगी, बायोकेमिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, फिजियोलॉजी की स्टडी से ही आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये सब के सब ब्रांचेज आई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे शेयर करिएगा। टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।